पूरे लेसन में जो हम बार बार पढ़ेंगे, जिसके बारे में सब कुछ हमें पता करना है, स्टडी करनी है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रजिस्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अक्सर रेजिस्टेंस को रजिस्टर भी या रजिस्टर को रेजिस्टेंस लिख देते हैं। अक्सर तो रजिस्टर को रेजिस्टेंस लिख देते हैं। रेजिस्टेंस है क्या चीज? कंडक्टर है, कंडक्टर में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, चाहे वो गुड कंडक्टर हो या कम कंडक्टर हो। बेस्ट कंडक्टर आप जानते हैं कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, चांदी। सेकंड बेस्ट कंडक्टर गोल्ड। गोल्ड फर्स्ट है, सिल्वर है फर्स्ट, सेकंड गोल्ड भी कह सकते हैं, कॉपर है। वैसे तो कॉपर है, लेकिन ये बहुत बढ़िया वाले कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आराम से नहीं जाने देते, कुछ रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना इनकी मजबूरी है। क्या है मजबूरी? क्यों ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, चाहे किसी भी तरह का कंडक्टर हो? सबसे पहले हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें। मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या क्या है? मेटेलिक कंडक्टर्स में पॉजिटिव आयन से, ये वो एटम है जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले गए। गुड कंडक्टर के लिए इनकी परसेंटेज काफी हाई होती, मोर देन 95%। मतलब अगर 100 एटम्स है तो 100 में से 95-96 एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जा चुके होंगे। जो कुछ कम कंडक्टर है जैसे लेड है, उसमें ये परसेंटेज थोड़ी कम होती है। हर एक पॉजिटिव आयन के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपने इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स आपने अप्लाई कर दी। एक एंड इसका पॉजिटिव बना दिया, दूसरा एंड को आपने निगेटिव बना दिया, तो क्या हुआ? फिर यहाँ इस्टेब्लिश हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बना नहीं रहा, कंजस्टेड हो जाता है। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या बना? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये बना कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे। कहां चलने लगे? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, या जहां कम पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलने लगे। लेकिन रास्ता इनके लिए खाली नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस कंडक्टर में, तब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, और साथ ही साथ जो कर्नेल से इनसे भी टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन टकराया चला। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, किसकी इलेक्ट्रिक फोर्स? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने यहाँ इसके अंदर स्टैब्लिश कर दिया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया चलने के लिए, एक्सेलरेट कर दिया इसने। क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? फोर्स लग रही है, और ये फ्री है चलने के लिए, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा? कितना एक्सेलरेशन होगा? फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, ई बाय एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेलरेशन आ मिला इसे, और ये चलने के लिए फ्री है, चलने लगा। इसकी वेलोसिटी तेज होती चलेगी क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। सामने कोई आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, टकराया उससे, तो टकराने से क्या हुआ? इसका मोशन बदल जाएगा। जरूरी कि रुकेगा ये, डायरेक्शन बदल जाएगी, या स्पीड कुछ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। देर इज चेंज, चेंज इन मोशन। चेंज इन मोशन का मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हुआ, राइट? तो अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है, इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए कुछ वर्क करेगा। कौन करेगा वर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो वर्क किया इस पर तब जब इसे एक्सेलरेट करा, और कहीं जाकर टकराया, रुक गया। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि रुक गया। तो वो जो मोमेंटम सारा इसने गेन करा था, तो सारा मोमेंटम लूज हो गया। और ये सारा मोमेंटम, ये जो सारी काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी थी,
ये हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो गई। आप जानते हैं कि कोलिजन होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, सारी भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है। मतलब जब ये चार्ज कैरियर चल रहे हैं तो एक दूसरे से खुद टकरा रहे हैं और कर्नेल से भी टकरा रहे हैं। और ये जो बार बार की टक्कर है, ये जो बार बार की टक्कर है, ये इनके मोशन को डिस्टर्ब करती रहती है। बार बार ये एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एक्सेलरेशन बार बार मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, चलेंगे उठेंगे, कहीं किसी से टकरा जाएंगे, मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, फिर नया मोमेंटम गेन करेंगे, फिर चेंज हो जाएगा। तो ये जो बार बार की टक्कर है, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो या कैटायन एनायन हो, कहाँ किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी जब यहाँ कैटायन चलेगा, जब ये कैटायन पॉजिटिव की तरफ चला, नेगेटिव की तरफ चला, तो दूसरे कैटायन से, दूसरे एनायन से भी टकरा सकता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल से भी टकराएगा जो कि इनके बीच बीच में है अगर एक्वस सॉल्यूशन है। और अगर मोल्टन स्टेट में है तो दूसरे कैटायन से टकराएगा। वही जो टक्कर है वो इनके चार्ज कैरी करने के प्रॉपर्टी को रोकती है। ये तो चाह रहा है कि मैं चार्ज कैरी करूं, लेकिन टकरा गया तो इसके काम में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ। भले ही वो चाहे गैसेस हो, गैसेस में भी जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो टकराते हैं एक दूसरे से। जो आपको स्पार्क दिखाई देता है, कहाँ का स्पार्क, आसमान में बिजली कड़कने का स्पार्क, वो यही टक्कर है। इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस चले चले टकराए, उन मॉलिक्यूल से टकराए जिनका आयनाइजेशन नहीं हुआ, या दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए, तो टकराते ही क्या हुआ, उन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई। और वो हीट ही है जिसकी वजह से चमकते हैं, इनमें से लाइट निकलती है और वो स्ट्रीक हमें दिखाई देती है। जो लाइटनिंग दिखाई दे रही है एक्चुअली वो यही ऑब्स्ट्रक्शन है। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो एनर्जी वो गेन करते हैं वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में, और वो हीट की लकीर ही हमें दिखाई देती है इलेक्ट्रिसिटी में। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स में भी जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चलेंगे तो टकराएंगे, एक दूसरे से भी टकराएंगे, किसी और चीज से भी टकराएंगे, कर्नल से टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो उनके चाल में, उनके चलने में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। यही ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन offered by a conductor in the flow of charge, in the flow of current। करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन, विरोध, अवरोध क्रिएट, विरोध भी नहीं, अवरोध क्रिएट हो रहा है, इसे हम बोलेंगे क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का तो मतलब ही, रेजिस्टेंस तो अपने आप में वर्ड ही बताता है कि ये अपने आप में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हेड ही डालते हैं हम रेजिस्टेंस। एक्चुअली हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस और 10 तरह के होते हैं। आपने पीछे पढ़ा था विस्कोसिटी, जो विस्कस ड्रैग है वो भी तो रेजिस्टेंस है एक तरह का, जो मोशन को अपोज कर रहा है। याद कीजिए विस्कोसिटी। तो रेजिस्टेंस तो 10 तरह के हो सकते हैं। फ्रिक्शन भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस है जो मोशन को अपोज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो एक्चुअली हमें प्रिसाइसली बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, लेकिन क्योंकि हम पढ़ ही इलेक्ट्रिसिटी रहे तो बार बार उसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ना कहकर केवल क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, लिखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, द ऑपोजिशन और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, ब्रैकेट में लीजिए रजिस्टर, ऑफर्ड बाय कंडक्टर या ऑफर्ड बाय रजिस्टर, क्योंकि हर कंडक्टर अपने आप में रजिस्टर है, हर रजिस्टर कंडक्टर तो है ही। हाँ, क्या लिखा आपने, रजिस्टर, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लिए क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके लिए सबसे पहला लॉ, सबसे बेसिक लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम ने क्या देखा, बहुत सिंपल सा कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, आप सब अच्छी तरह देखते हैं। किसी दिन आपके घर के फैन बड़े तेज चल रहे होते हैं, किसी दिन ऐसा होता है बड़ा बस घूम रहा है वो, हवा कुछ भी नहीं दे रहा। तो आप, आज वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं, आज तो वोल्टेज नहीं आ रहे पूरे, आज तो वो पंखा हवा ही नहीं दे रहा। और जिस दिन बढ़िया चल रहा है वो वोल्टेज पूरे आ रहे हैं।
बस यही ऑब्जर्वेशन था ओम का। उन्होंने देखा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उस कंडक्टर के थ्रू पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिया जाए तो करंट कम हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली एक तरह का प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस कहीं से। आपके घर में सबके टंकी रखी हुई, ओवरहेड टैंक रखा हुआ है, पानी अपने आप तो नहीं चढ़ते जाता ना ऊपर, आपको क्या करना पड़ता है? पंप लगाना पड़ेगा, पंप चलाना पड़ेगा। इस पंप ने करा क्या? प्रेशर इंक्रीज कर दिया, नीचे से पानी उठाया, उसका प्रेशर हाई करा। और पानी का टेंडेंसी है, लिक्विड की टेंडेंसी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाए। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। पाइप है, पाइप के एक सिरे पर आपने लगा दिया पंप, दूसरा सिरा खुला हुआ है, तो जो खुला हुआ सिरा वहां कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जहां जिस सिरे पर आपने पंप लगा दिया वहां उस पंप ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही, थोड़ा उसने और बढ़ा दिया। तो अब लिक्विड का फ्लो हो गया कहाँ? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। अगर आप पंप बड़ा लगा दें, मतलब ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दें, तो तेजी से निकलेगा ना पानी। सिंपल सी बात है। तो ओम ने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें तो सेम प्रोपोर्शन में करंट भी इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन साथ में उन्होंने ये देखा कि ये काम जो होता है केवल तब तक होता है जब तक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस मेंटेन रखें आप, कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में चेंज ना होने दें। और सबसे बड़ा जो चेंज होता है, सबसे खतरनाक चेंज जो होता है, जो रोके से नहीं रुकता, वो है टेम्परेचर का इंक्रीज होना, हीट डेवलप होना, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है और ऑब्स्ट्रक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन है हीट में। लेकिन फिर भी ओम ने कहा कि आप किसी तरह टेम्परेचर चेंज मत होने दो, ना इंक्रीज होने दो ना डिक्रीज होने दो। बाकी तो फिजिकल कंडीशंस अपने आप मेंटेन हो ही जाएंगी। आप लेंथ आपने मेंटेन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेंटेन है। तो जब तक किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट मेंटेन है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे इसके अक्रॉस, उतनी ही ज्यादा इसमें करंट फ्लो कर जाएगी। हाँ जी, लिखते हैं हम ओम्स लॉ, हेडिंग डालते हैं ओम्स लॉ। फॉर ए गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू द कंडक्टर is directly proportional is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor. That is, क्या कहा? I directly proportional to V. अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो कन्वर्सली V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। एक्चुअल में तो कुछ और ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन एक्चुअली ये था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपने क्या लिखा? R. R is a constant. R is a constant किसके लिए? फॉर गिवन कंडक्टर। कब? एट गिवन टेम्परेचर। समझ रहे बात? तो R इक्वल्स कितना बना आपका? V बाई आई। V क्या है? वोल्ट, और ये एम्पियर, V बाई ए। R इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि V और I दोनों ही स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं है। R की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, material of conductor and the temperature of conductor।
फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी। कैसे? ये मैंने पतले से तार की कॉइल बनाई हुई है, अगर मैं मोटे तार की कॉइल बना लूँ इतनी ही सब कुछ, तो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो। अगर मैं कॉपर के बजाय चांदी का तार ले लूँ तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, बिल्कुल इतना ही पतला इतनी लंबा चांदी का तार ले लूँ तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और इसी कॉपर के वायर का मैं टेम्परेचर अगर बढ़ा दूं, टेम्परेचर घटा दूं, तो भी इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है एक फिजिकल स्ट्रक्चर की, रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। और किस पर डिपेंड करती है? फिजिकल स्ट्रक्चर पर, कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना लंबा है। किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर, किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है। और किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। लिख लेते हैं इसे। रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन physical structure of conductor, material of conductor, and the temperature of conductor. Its unit is volt per ampere or ohm. तो कितना है 1 ओम? 1 ओम इक्वल्स 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, देखो रेजिस्टेंस का सिंबल ये बनाते हैं हम। क्या है कि आपने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एग्जैक्टली कितना? 1 वोल्ट। और आपने देखा कि अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आई एग्जैक्टली है 1 एम्पियर। तब आप कहेंगे कि इस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। और ओम का सिंबल है ये इन्वर्टेड ओमेगा। ओमेगा भी नहीं, अलग है। ठीक है, लिखते हैं इसे हम। The resistance of a conductor is equal to 1 ohm when a potential difference of 1 volt across it, cause a current of 1 volt cause का उल्टा मैं रिजल्ट भी नहीं लिख सकता, क्या लिखूं? कॉज का अपोजिट। मैंने पहले कुछ और लिखवाया हुआ है जो जिसे एग्जाम में गलत कर दिया जाता है, तो अब मैं वो लिखवा रहा हूँ जो गलत है लेकिन एग्जाम में से ठीक किया जाता है। चलो कॉज ही लिख लो। ठीक है, अब यहाँ ग्राफ भी आता है इसमें बनाने के लिए। ग्राफ आपका, आपने क्या कहा यहाँ देखो ध्यान से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम्स लॉ है। तो जब आप V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट, ये क्या आएगा आपका? ये सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन ये किसके लिए है? इट इज फॉर ओमिक कंडक्टर, जो कि एक्चुअली कौन है? मेटल्स। लेकिन बाकी सारे के सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कौन से? गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर। उनके लिए अगर आप V और I का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ और आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व आएगा। चाहे वो ऊपर की तरफ उठता हुआ कर्व हो या नीचे की तरफ गिरता हुआ कर्व हो, ये तो डिपेंड करता है कि किसके लिए, किस कंडीशन में आप बना रहे हैं। ये किसके लिए है? ये है आपके नॉन ओमिक कंडक्टर। और कौन कौन से हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर? इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस एंड सेमीकंडक्टर्स। बना लीजिए इन ग्राफ्स को।